स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स इन सी लैंग्वेज। जैसे हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि हम जब प्रोग्राम्स लिख रहे हैं तो उसके अंदर हम वैल्यूज़ को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका है वेरिएबल्स की फॉर्म में, दूसरा तरीका है कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में। वेरिएबल्स के अंदर हम वो वाली वैल्यूज़ डालते हैं जिनको चेंज करना मकसद हो, यानी जो चेंज हो सकती हों या हमें प्रोग्राम के अंदर उनको चेंज करना मकसद हो कि वो बात कैलकुलेशंस होने के बाद उनके अंदर कोई चेंज आए। या वेरिएबल्स इसलिए भी स्टोर करते हैं कि यूज़ करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। तो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो चेंज नहीं होती, ठीक है। कांस्टेंट क्या है? इज़ अ क्वांटिटी जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि वेरिएबल है, उसके उलट ये है कि वैल्यू जो है वो जो भी कांस्टेंट में स्टोर हुई भी होगी वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकेगी। तो इसके लिए जैसे हम यूज़ करते हैं डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जैसे हम लोगों ने वो नंबर साइन इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था आपको कि दो तरह के हैं। तो उसमें एक डिफ़ाइन भी था, जो डिफ़ाइन है वो मैंने उसमें भी आपको करके दिखाया था तो उस लेक्चर में, कि जो नंबर साइन डिफ़ाइन डायरेक्टिव है ये यूज़ होता है कॉन्स्टेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए। जैसे कि इस वक्त आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा है नंबर साइन डिफ़ाइन। पाई जो है वो कांस्टेंट का नाम है और आगे हमने स्पेस देकर उसकी वैल्यू लिख दी है। यानी जो हम पाई की वैल्यू मैथमेटिक्स में या ये हम ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में या अलजब्रा में यूज़ करते हैं। तो ये देखें कि ये डिफ़ाइन कर रहा है कांस्टेंट जिसका नाम क्या है, पाई है, और उसकी वैल्यू जो है वो 3.142857 है, जो कि इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होगी, जिस प्रोग्राम में भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो जब हम नंबर साइन इंक्लूड लिखते हैं, वहीं पर हम नीचे जब फाइलों को इंक्लूड कर चुके होंगे तो हम लिखेंगे नंबर साइन डिफ़ाइन, और आगे जो भी कांस्टेंट हमने डिफ़ाइन करना होगा उसका नाम और स्पेस देकर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सी के अंदर दो तरह के कांस्टेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, एक कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं और एक न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जी न्यूमेरिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स जो हैं वो क्या हैं जी, नंबर्स पर मुश्तमिल हैं। अब वो नंबर्स जो हैं वो आपके पास होल नंबर भी हो सकते हैं यानी कि इंटीजर्स, और वो पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी हो सकती हैं यानी कि फ्लोट्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो जो इंटीजर्स हैं वो साइंड भी हो सकते हैं, अनसाइंड भी। साइंड का मतलब है कि उनके साथ नेगेटिव साइन आ रहा होगा, ठीक है। अनसाइंड का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स के अंदर भी आप इसी तरह से माइनस वाले यानी कि साइन फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं और बगैर साइन वाले यानी कि पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के हमारे हो गए न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स। आगे कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स के हैं। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं जो सिंगल अल्फ़ाबेट पर डिपेंड कंसिस्ट कर रहे होते हैं। सिंगल अल्फ़ाबेट, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ए है कैपिटल या कैपिटल टी है या 5 है। यहाँ पर आप देखें कि 5 को एज कैरेक्टर यूज़ किया गया है, एज नंबर यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। इसी तरह इक्वल का साइन है। वैसे तो ऑपरेशंस के अंदर ये असाइनमेंट स्टेटमेंट के तौर पर यूज़ होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पर ये एज कैरेक्टर यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए अब ये देखें कि डेटा टाइप क्या होती है। अभी ये देखें कि वेरिएबल्स हमने देखे, कांस्टेंट्स देखे। वेरिएबल्स जो थे उनकी भी हमने टाइप्स देखी थी कि कोई इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है, जो मैंने पीछे आपको एक प्रोग्राम भी बना के दिखाया था, या पिछले लेक्चर में मैंने आपको वो जब हम लोगों ने डिफ़ाइन और डिक्लेयर किए थे वेरिएबल्स, तो उसमें मैंने आपको उनकी टाइप्स भी बताई थी कि हम एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहे हैं या कैरेक्टर टाइप का कर रहे हैं या इंटीजर टाइप का कर रहे हैं। तो ये टाइप क्या होती है कि डेटा टाइप जो है वो वेरिएबल की या कांस्टेंट की उस वैल्यू को डिफ़ाइन कर रही है कि किस किस्म की वैल्यू उसके अंदर हमने स्टोर करनी है, ठीक है। तो जैसे हम क्या कहते हैं कि प्रोग्राम के स्टार्ट में ही हम लोग जब वेरिएबल्स को या जब कांस्टेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पर हम उनकी डेटा टाइप जो है वो बताते हैं। तो हमने डाटा जो है वो डिफरेंट किस्म का सी के अंदर प्रोसेस करना हो सकता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो जब वो डिफरेंट किस्म का डाटा स्टोर करने के लिए हमें डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स चाहिए, और जब हम वो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो हम उनकी डाटा टाइप्स बताते हैं साथ में कि ये किस किस्म का वेरिएबल होगा और इसके अंदर कौन सी डाटा टाइप्स जो हैं वो यूज़ होंगी। तो सी के अंदर कुछ स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स हैं जो यूज़ होती हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी जो हैं वो स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स हैं। जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
इंटीजर्स की डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ उन नंबर्स के लिए यूज़ हो रही हैं जिनके अंदर पॉइंट नहीं आता, होल नंबर्स के लिए। तो एक तो हम जो सिंपल यूज़ करते हैं वो इंटीजर होता है, वो रैम के अंदर 2 बाइट्स लेता है, यानी एक वेरिएबल जो इंटीजर टाइप का होगा रैम के अंदर वो 2 बाइट्स जगह ले लेगा, ठीक है। और इसका दूसरा नाम, अदर नेम जो है वो साइंड है, और ये उसकी रेंज दी हुई है कि इसमें -3 to 768 से लेकर +3 to 767 तक के नंबर्स जो हैं वो हम इस वैल्यूज़ जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह फिर अनसाइंड इंटीजर है, वो 0 से लेकर 65635 तक वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है और 2 बाइट्स लेता है। तो ये टेबल आपके सामने है और इसके अंदर सारी रेंजेस भी दी हुई हैं और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। शॉर्ट है, अनसाइंड शॉर्ट है, लॉन्ग डाटा टाइप है जो ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ को और बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। देखेंगे -2147483648 2147483647 तक वैल्यूज़ जो हैं वो, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ को हम स्टोर करें। इसी तरह जो अनसाइंड लॉन्ग है वो और भी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहा है। आगे देखते हैं जी कि डाटा टाइप्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, यानी ये तो जो हमने पीछे पढ़ी थी ये थी इंटीजर टाइप के लिए। जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं वो वाले नंबर्स जिनके अंदर पॉइंट आता है, तो हम सी के अंदर ऐसे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में की तरह की मिलती जुलती नोटेशन में हम इनको स्टोर करते हैं। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मांटीसा और एक होता है उसका एक्सपोनेंट। जैसे साइंटिफिक नोटेशन में ये एक नंबर है अगर 245634, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में, जैसे आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं लिखने के लिए, मैथमेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, तो इसी नंबर को 245634 को हम लिखेंगे 2.45634 मल्टीप्लाई बाय या इंटू कह लें 10 की पावर 5, यानी हमने 2 के बाद पॉइंट लगाया और उसके बाद जितने नंबर्स आ रहे थे उतनी हमने 10 की पावर या एक्सपोनेंट बना दिया। अब ये देखें कि 4 5, ये 1 2 3 4 5 थे, 4 से लेकर एंड तक 5 जो थे वो डिजिट्स आ रहे थे जो हमने 2 के बाद पॉइंट लगाया और उसके आगे जितने डिजिट्स आ रहे थे वो हमने उसकी पावर बना दी। तो इसमें जो 2.45634 है वो मांटीसा है और ये जो 10 के ऊपर जो एक्सपोनेंट आ रहा है 5, ये इसका एक्सपोनेंट है। तो अब सी के अंदर जब हमने इस तरीके से ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम 10 नहीं लिखते हैं, बल्कि ना ही मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं, बल्कि हम ई फॉर एक्सपोनेंट और आगे जितना भी उसकी एक्सपोनेंट बन रहा होता है वो आगे लिख देते हैं। जैसे 10 की पावर 5 आ रहा था तो हमने लिख दिया E5, तो उससे ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाएगा कि ये 10 की पावर 5 है, ठीक है। और अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, ठीक है, तो उसकी जो पावर है, उसका जो एक्सपोनेंट है ये वाला, वो किस में चला जाएगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि एक नंबर है 0.00524, तो उसको हमने क्या किया, उसको हमने लिखा 5.24। अब हमने जो पॉइंट है वो मूव किया है 1 2 3 डिजिट्स के बाद, तो हमने एक्सपोनेंट उसका बना दिया है -3, यानी E-3 लिख दिया। ये जो है हमारी अभी आपको नज़र आ रही हैं टेबल एक, जिसमें आपको फ्लोटिंग पॉइंट की जितनी भी जो डाटा टाइप्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है, उनके नाम लिखे हुए हैं, वो रैम में कितनी बाइट्स ले रही हैं और उनकी प्रिसीजन कितनी है, और आगे उनकी रेंज बताई हुई है कि वो कितनी ज़्यादा बड़ी या छोटी वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर सकती हैं। तो हम फ्लोट यूज़ करते हैं, उससे बड़ी वैल्यूज़ या को स्टोर करना हो तो डबल, और उससे बड़ी ज़्यादा रेंज वाली वैल्यूज़ को स्टोर करना हो तो हम लॉन्ग डबल यूज़ करते हैं। तो ये बुक्स में आपकी टेबल्स बने हुए हैं, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। उसके बाद आ रहा है डाटा टाइप्स फॉर करैक्टर्स, यानी एक डाटा टाइप जो हम लोगों ने अभी पढ़ी वो न्यूमेरिक थी, जिसके अंदर सिर्फ नंबर्स आ रहे थे जो कि इंटीजर्स थे या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स थे। अब करैक्टर जो है वो ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर आप कोई भी लेटर, सिंगल लेटर, कोई भी सिंगल नंबर या पंक्चुएशन साइन या कोई और सिंबल जो है वो आप उसको सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। तो करैक्टर टाइप जो है वो रैम में या मेमोरी में 1 बाइट लेता है स्टोर होने के लिए। जैसे कि इंटीजर 2 बाइट्स ले रहा था, ऐसे करैक्टर जो है वो कितनी बाइट्स लेता है, 1 बाइट लेता है। तो इट कैन रिप्रेजेंट कितने करैक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ये आपको स्मॉल ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर, ऐसे ही एक्स लिखा हुआ आ रहा है या 5 है या नंबर साइन है, तो कंप्यूटर में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ये जो करैक्टर्स हैं, जैसे हम नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हों या वो इंटीजर नंबर हों या उन्हीं में से कोई रेंज हो, तो
इसी तरह हम करेक्टर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं, उनको ऐड भी कर सकते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ए में से अगर हमने बी को माइनस करना हो या बी में से ए को माइनस करना हो तो कैसे होगा, जबकि वो दोनों करेक्टर्स हैं, ठीक है। तो असल में होता ये है कि आस्की टेबल आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। आस्की टेबल के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं उन सब के आस्की कोड्स मौजूद हैं। आपको पता है कि स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी तक, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल सी तक जितने भी हमारे स्पेशल सिंबल्स हैं या अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उनके लिए कोड मौजूद हैं। इसी तरह जो हमारे 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं उनके लिए कोड्स मौजूद हैं। तो जब हम किसी करैक्टर को कंपेयर करते हैं या जब किसी करैक्टर को प्लस या माइनस कर रहे हैं एक दूसरे में से, मतलब ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो असल में उनके आस्की कोड्स जो हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट या कंपेयर हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोग्राम है जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये भी मैं आपको करके भी दिखाती हूँ अगर हमारी ये लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा तो। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम तीन वेरिएबल्स ले रहे हैं करेक्टर टाइप के, ch1, 2 और सम। और हम क्या कर रहे हैं कि ch1 में हमने करेक्टर ले लिया है 2, ch2 में हमने ले लिया है करेक्टर 6 और सम में हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। और फिर हम उसकी सम के अंदर जो भी इनकी आई थी, रिज़ल्ट आया था ऐड करने का, उसको हम प्रिंट करा रहे हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से। और फिर इसकी जो आउटपुट आ रही है वो आ रही है 104। तो अब ये सोच रहे होंगे आप कि 2 और 6 जमा हो रहे हों तो 8 आना चाहिए, तो 104 कैसे आ गया? वो इसलिए कि यहाँ पर 2 और 6 जो हैं वो एज डिजिट्स ऐड नहीं हो रहे बल्कि एज करेक्टर ऐड हो रहे हैं। और 2 का जो आस्की कोड है वो 50 है और 6 का जो आस्की कोड है वो 54 है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो होगा 104। अच्छा, ये भी मैं प्रोग्राम आपको सी में बना के दिखाऊंगी इसी वीडियो के अंदर, या अलग से एक वीडियो में बना के उसको अपलोड कर दूंगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही हैं जी, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ काम करते हुए कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। उनको देखना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कि एक होता है हमारा कैंसिलेशन एरर। कैंसिलेशन एरर का मतलब है कि जब कोई बहुत बड़ा नंबर किसी बहुत ही छोटे नंबर के साथ ऐड किया जाए तो वो जो बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि ये एक नंबर है 1970.0 और एक बहुत ही छोटा नंबर है जिसमें आ रहा है 0.0000001234। इन दोनों को जब ऐड किया तो रिज़ल्ट आया 1970.000000 और वो जो एंड पे 1234 आ रहा था वो उसका इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कैंसिलेशन एरर, कि उसने बड़े नंबर ने छोटे नंबर के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर दिया, ठीक है। एक प्रॉब्लम जो एक और आता है वो है अर्थमेटिक अंडरफ्लो। ये कब आता है कि जब बहुत ही 2 वेरी स्मॉल नंबर्स आर कैलकुलेटेड, ठीक है, बहुत ही छोटे नंबर हैं। जैसे कि यही नंबर की एग्जांपल आप ले लें जो मैंने अभी पिछली एग्जांपल में दिया था कि 0.00000123 है और इसी तरह 0.0000001235 आ जाता है। इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो हमारा 0 ही कंसिडर किया जाएगा। फर्स्ट 6 डिजिट्स आफ्टर 0 कंसिडर होंगे और उसके बाद जितने जो नंबर आ रहे थे 1234 आ रहा था या 1235 आ रहा था वो जो है वो उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक अंडरफ्लो, ठीक है। कि जब बहुत ही छोटे नंबर्स को ऐड किया जाए तो उनका इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है और आंसर जो है वो तकरीबन 0 ही समझा जाता है और वो कंप्यूटर में एज 0 ही रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है अर्थमेटिक ओवरफ्लो की। वो क्या है कि जैसे पिछला था अंडरफ्लो, इसी तरह इसमें क्या हो रहा है कि बहुत बड़े नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो उनका जो इफ़ेक्ट है वो ओवरफ्लो में आ जाता है। वो नंबर्स जो हैं वो अपनी जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ओवरफ्लो कर जाते हैं। तो ऐसे जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ओवरफ्लो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।